नेक्स्ट हमारे पास है सहारा एआई। ये एआई नीश का हमारे पास प्रोजेक्ट है। फेयरली न्यू प्रोजेक्ट है, उसको 3-4 महीने अभी तक हुए हैं। फंडामेंटली इनका देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये उसी तरह क्या है कि आपके पास ये लेयर 1 इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, सहारा की ब्लॉकचेन है। उसके ऊपर ये जितने भी डेवलपर्स हैं उनको बुलाते हैं कि आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी एआई के मॉडल्स हैं वो बना सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, मार्केट प्लेसेस डिफरेंट बना सकते हैं। ये सहारा लैब्स हैं, बहुत ही इनकी काफ़ी R&D भी चलती है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और MIT के साथ भी सहारा लैब्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया टेक के ऊपर। इसके अलावा अगर हम इनकी टीम की बात करते हैं तो टीम भी मैंने इनकी सारी चेक की है, शॉन, टायलर और ज़ाओ को। तो वो भी उनका टेक्निकल बैकग्राउंड भी है और काफ़ी नोन टीम भी है इनकी। और इसके अलावा अगर हम इनकी प्रोजेक्ट की जो कोड की सिक्योरिटी है, उसको देखते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है उसके अंदर। हमारे पास 88 डबल ए रेटिंग आती है और टोकन की अगर हम रेटिंग देखते हैं वो तो बहुत अच्छी आ रही है। यानी कि एक्टिविटी वाइज़ और कोडिंग के वाइज़ कहीं भी कोई ऐसा इश्यू हमें उस एंगल से नज़र नहीं आ रहा। कम्युनिटी मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं तो गिटहब की मुझे अभी अप टू डेट उनकी नहीं मिली, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसका डाटा मुझे नहीं मिल पाया डैशबोर्ड के ऊपर। लेकिन टेलीग्राम की और ट्विटर की इनकी बस ठीक चल रही है। फॉलोइंग तो इनकी काफ़ी ज़्यादा है। अभी थोड़ा-सा ग्रेजुएट के अंदर डिक्रीज़ आ रहा है, बट उसको हम ऐसे इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं देंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ में ये है कि इसके जो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो जो डेवलपर्स हैं, उनको अगर मैं देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो वेस्ट अ, अम, यूनाइटेड स्टेट की जो वेस्टर्न साइड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये जो रीजन है, यहाँ पे भी काफ़ी इनके डेवलपर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ आईटी कंपनीज़ हैं, वो काम कर रही हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर में भी, तो उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए वो इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हों। क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस से इसकी एक्टिविटी काफ़ी हमें इस रीजन में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जो लीड इन्वेस्टर्स की बात करें, बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स इसके पीछे हैं। पॉलीचेन है, ऊज़ी लैब जो कि बायनेंस लैब्स है, यानी कि बायनेंस की भी इन्वेस्टमेंट इसके बैक एंड पे है। पेंटेरा कैपिटल भी है, इसके बाद सैमसंग ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की है। फंडिंग इन्होंने अभी तक टोटल $45 मिलियन की फंडिंग रेज़ की है। 3 राउंड इनके पास हुए हैं, तो टोटल 19 डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें से कुछ बड़े अभी जैसे कि मैंने पहले मेंशन किए। इसके अलावा बाकी इनकी जो आईडीओ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था जून के अंदर, वो अपनी आरओआई उनकी तकरीबन लोगों की काफ़ी हद तक करंट आरओआई चल रही 29% तक उनकी पहुंची है। इसके बाद सीरीज़ ए की फंडिंग राउंड हुई, तो उसमें $37 मिलियन आई। जो प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन है, जो टोटल रेज़ हुआ है वो 51 मिलियन है और मार्केट कैपिटल करंटली इनका 185 का है। और जो उनकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन इन्होंने अपनी कंपनी की लगाई हुई है, वो $780 मिलियन की लगाई हुई है। बाकी इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट चंक्स हैं, जो कि ये अपने बाकी कम्युनिटी इंसेंटिव्स को दे रहे हैं। यूज़ केसेस की बात करें तो टेस्टनेट्स के इनके यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर जो टेस्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं। जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, जो कि एक फंडामेंटली देखें तो टोकेनोमिक्स में काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए रेड फ्लैग वो ये है कि अभी तक इनके जो टोकन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अनलॉक्स पड़े हुए हैं। अभी सिर्फ़ जो अनलॉक्ड हुए हैं वो 2 बिलियन हुए हैं। यानी कि अभी 24% ही सिर्फ़ अनलॉक हुए हैं, जबकि 75% अभी लॉक्ड पड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर कांस्टेंट सेल प्रेशर हमें देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि 75% क्वांटिटी भी मार्केट के अंदर आई नहीं है, सप्लाई नहीं आई। और जब वो आना शुरू करेगी, जो कि हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं, जो मोस्ट रिसेंट अभी आने वाली है, वो ये 26 ऑफ नवंबर को आने वाली है। उसके बाद फिर 26 दिसंबर है, फिर 26 जनवरी है, फिर फ़ेब में। तो कांस्टेंट सेल प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, जो कि टोकेनोमिक्स में एक तरह से सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा रेड फ्लैग होता है मेरे लिए, कि कांस्टेंट सेल प्रेशर रह सकता है। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स अभी तक उस तरह से नहीं बना पाया है। शायद कुछ मार्केट की कंडीशंस भी ऐसी हैं कि मार्केट थोड़ी-सी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो सेंटीमेंट थोड़ा-सा लो होता है। नए प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्डअप हो रहे होते, क्योंकि इनका काम ये है कि ये बेस फ्राहम करते हैं कि प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर आएँ। तो जब मार्केट का सेंटीमेंट लो होता है, तो रेवेन्यू जनरेशन भी प्रोजेक्ट्स की तरह कम हो जाती है। तो करंटली Q2 में भी लॉस इनको हुआ, Q3 के अंदर भी लॉस हुआ। जी फराज भाई, टेक्निकली आप हेल्प कर सकते हैं। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, जैसे सलमान ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लेगा वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। बहुत टाइम से ये साइडवेज एक्यूमुलेशन में है, ये रैली नहीं कर पाया। अ, तो अभी तक भी ये उसी रेंज के अंदर ही साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। सो इसके लिए हम ये करेंगे कि जब भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लें इसको, जब भी ये ब्रेक करे 0.018 119 को, अब 26 नवंबर तक तो आई थिंक
ये ट्रेड तो साइडवेज भी हो सकती है। एनीवेज ये जो बैरोमीटर लेवल है आपका ब्रेकआउट, तो इसको नोट डाउन कर लें, अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। है बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन में, अगर ये ब्रेक करता है तो रैली फिर बहुत बड़ी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये ब्रेक करे तो फिर हम जो शॉर्टर टर्म के टारगेट्स हैं वो 0.09117 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इतना कोई ख़ास है नहीं चार्ट के ऊपर, बस यही है कि साइडवेज हुआ हुआ है, एक्यूमुलेशन बॉक्स है, कंसोलिडेट हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट लगे तो उस टाइम इसकी ट्रेड पिक करनी चाहिए। सो ओवरऑल ये। दूसरा, अगर आप इसको शॉर्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, उस केस में भी फिर आपका स्टॉप लॉस यही होगा 0.08200। अगर ये उससे नीचे रहता है तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, लेट्स से 5 मिनट 15 मिनट्स के ऊपर, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी पता है शॉर्ट सेलिंग की, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं इस लेवल को प्ले करते हुए। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।